जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनक्रेडिबल जीके में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड हैक्स को जानने वाले हैं जिनके माध्यम से जिनके ज़रिए आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो आपने देखा हो कि काफ़ी थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो वही लोग एग्ज़ाम के या स्कूल के टॉपर रहते हैं। और लेकिन इसी तरीके से इसका जो अपोजिट है, जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन उनके जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है उसमें काफ़ी कम मार्क्स आते हैं। तो इन्हीं चीज़ को आज की वीडियो में उन 20 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, 20 महत्वपूर्ण पॉइंट को जानेंगे जिनके ज़रिए आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने स्कूल के टॉपर बन सकते हैं। एक हमारे यहाँ कहावत है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, स्मार्ट स्टडी इज़ नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू रीड्स इट। ठीक है, ओके। इट्स अबाउट इट्स अबाउट हाउ वेल यू प्रेजेंट व्हाट यू रीड। इट्स अबाउट हाउ वेल यू प्रेजेंट व्हाट यू रीड। यानी कि स्मार्ट वर्क आपका जो होता है, इससे मैटर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ाई की है, कितने लंबे समय तक आपने पढ़ाई की है, या आपने क्या क्या पढ़ा है, बल्कि ये मैटर करता है आपने जो लिखा है वो किस तरीके से लिखा है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, किस तरीके से आपने सामने वाले बंदे को इम्प्रेस किया है, जिससे कि वो आपसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ और आपको नंबर देने पे मजबूर हो गया। एक कहावत और है दोस्तों, हार्ड वर्क गिव्स यू नॉलेज, स्मार्ट वर्क गिव्स यू मार्क्स। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल कोट के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं किस तरीके से एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है, अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। पहला जो आपका पॉइंट है वो है प्रेजेंटेशन पर आप जो फोकस करिए, यानी कि आपने जो लिखा है उसको किस तरीके से लिखा है, उसमें किस तरीके से आपने पॉइंट्स को प्रेजेंट किया है जिससे कि टीचर आपसे इम्प्रेस हुआ। जैसे कि सबसे पहला जो आपको करना है, क्या करना है, इसका जो सब हेडिंग भी हमने बना रखी है जिससे कि आपको जानने में, जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो। जैसे कि आपको सबसे पहले साफ सुथरा लिखना है, जो भी आप लिखें उसको एकदम क्लियर, नीट एंड क्लीन लिखें, ताकि टीचर को अच्छा लगे देख के और तुरंत नंबर देने पे वो मजबूर हो जाए। ठीक है, हर आंसर की बीच में थोड़ा सा स्पेस दीजिए जिससे कि वो देखने में थोड़ा उभरे और अच्छा लगे। उसके बाद जो आपकी जो हेडिंग्स होती है उसको अंडरलाइन करिए इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, या कुछ ऐसा बना दीजिए डिजाइन ऊपर नीचे करके, या कुछ इस तरीके से बना दीजिए। और आपको जो हेडलाइन करनी है ब्लैक और ब्लू पेन से ही करनी है, ना कि रेड और ग्रीन पेन से। बहुत से बच्चे ऐसा भी करते हैं कि एग्ज़ाम में जो कि अलाउ नहीं है रेड एंड ग्रीन पेन का यूज़ करना, वो लोग इसको भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि एक बैड इम्पैक्ट जाता है टीचर के लिए। इसके बाद क्या करना है आपको, इम्पोर्टेंट जो वर्ड होते हैं उसको रेड या ग्रीन पेन से हाईलाइट करें। मेरे हिसाब से उसको ना हाईलाइट करें तो ही बेहतर रहेगा, रेड एंड ग्रीन पेन से, क्योंकि ये सही नहीं है एक तरीके से। यहाँ पे आप ब्लू ले लीजिए, ब्लू और ब्लू और रेड पेन ले लीजिए आप, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ग्रीन और रेड की कंपैरिजन में। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आंसर की जो शुरुआत होती है, जो उसके लास्ट होता है यानी कि अंत होता है, उसको काफ़ी अच्छे से, काफ़ी स्ट्रांगली लिखें जिससे कि टीचर को काफ़ी अच्छा लगे वो देख के। जैसे कि आपकी फर्स्ट लाइन होती है और लास्ट लाइन में हमेशा कुछ ऐसा इंस्पायरिंग चीज़ लिखिए जिससे कि टीचर को काफ़ी अच्छा लगे और वो मजबूरन मार्क्स आपको दे। जहाँ उसको देना हो 5/2 मार्क्स, वो आपको कम से कम दे दे 5/4, यानी कि 4/5, या हो सकता है वो पूरा भी देने पे मजबूर हो जाए क्योंकि आपने काफ़ी अट्रैक्टिव लिख रखा है और इफ़ेक्टिव लिख रखा है। ठीक है, जो भी आप लिखें, जैसे कि स्टार्टिंग जो होती है आपकी, उसमें कोई डेफिनेशन लिख दीजिए। कुछ क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद में एग्जाम्पल के लिए पहले उसकी डेफिनेशन लिखिए, बताइए आखिर राष्ट्रवाद क्या है। उसके बाद बताइए भारत में राष्ट्रवाद, अगर इंडियन नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ चैप्टर है तो इंडियन लगाइए, यूरोप में है तो यूरोप का बता दीजिए, ये पहले लगाइए। उसका डेफिनेशन आखिर होता क्या है, इंडिया में इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या इसके पीछे कारण थे, कारक थे। उसके बाद उसका जो कंक्लूजन होता है, इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, निष्कर्ष जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो सब लिखिए जिससे कि टीचर को काफ़ी अच्छा लगे पढ़ने में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आज की वीडियो में आपको एग्ज़ाम में लिखने का सही तरीका मालूम होने वाला है जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे बहुत से बच्चे होते हैं एग्ज़ाम में, आपने देखा होगा बहुत कम लिखते हैं लेकिन नंबर उन्हें फिर भी
ज़्यादा मिल जाते हैं आपकी कंपैरिजन में या दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में। इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न इज़ बिहाइंड इट दे राइट वेरी गुड एंड इनक्रेडिबल बाय विच दे गॉट गुड मार्क्स। यानी कि ये लोग जो होते हैं अपनी एग्ज़ाम की जो मार्क कॉपी होती है, एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है उसमें क्या लोग करते हैं, ये लोग बहुत सारे डायग्राम के थ्रू ये समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लिखते कम है ये लोग लेकिन डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि टीचर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। उसको लगता है कि बच्चे में कुछ इसके पास नॉलेज है, जिससे कि वो हो सकता है पूरा पेपर भी ना पढ़े, डायग्राम या थोड़ा बहुत स्टार्टिंग और लास्ट का पढ़ लेते हैं और नंबर अच्छे से मिल जाते हैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर पेपर नहीं पढ़ते, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ जब ऐसा कुछ लिखा होता है तो टीचर कई बार ऐसा होता है कि पूरा पेपर पूरा क्वेश्चन ना पढ़ के उसके लिखने की वजह से या जो स्टार्टिंग और लास्ट लाइन उसने लिखी है अच्छा लिखा है। और मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि टीचर पेपर नहीं पढ़ता, टीचर पेपर पूरा पढ़ता है, लेकिन कुछ उसको ऐसी चीज़ें लग जाती है पेपर में, बच्चे ने अच्छा लिखा है तो इस वजह से वो नंबर दे देता है। और जहाँ भी पॉसिबल हो सके आप डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाइए, जैसे कि एक सर्कल हो गया, सर्कल में कुछ पॉइंट्स आंकड़े दर्शा दीजिए, या कोई जैसे कि साइंस का पेपर है तो हार्ट वार्ट आ गया तो हार्ट का डायग्राम बना दीजिए, या कोई बॉडी पार्ट का आ गया बना दीजिए, या फिर कोई ऐसी टेबल बना दीजिए जिससे कि टीचर को काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, काफ़ी इम्प्रेसिव लगे। तो इससे भी टीचर आपको नंबर देने पे मजबूर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद टीचर को ऐसा लगे कि जो तुम्हारा आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने पढ़ाई की है वो किस तरीके से की है, तो टीचर को लगेगा कि बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा है, इसने बच्चे ने काफ़ी मेहनत करी है। बेशक आपने कुछ ना पढ़ा हो, बस इतना पढ़ा हो जो आप पेपर में लिख सकें, तो टीचर को लेकिन ये लगेगा कि आपने काफ़ी अच्छे से मेहनत की है, काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, तो टीचर आपको नंबर दे देगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, वो है कीवर्ड्स याद रखें। जैसे कि हर आंसर में 3-4 कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। जैसे आपने कुछ भी लिख दिया, गांधी जी के कोई आंदोलन है आ गया, गांधी जी के बारे में कुछ आ गया फॉर एग्जांपल, तो आपको जो गांधी जी के आंदोलन है सभी आंदोलन को लिख दीजिए। चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद आपका खेड़ा अहमदाबाद हुआ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपका सत्याग्रह सॉरी असहयोग आंदोलन हुआ, फिर सत्याग्रह हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इस तरीके से आपको पहले एक लिखिए महात्मा गांधी, कुछ आपने जैसे लिखा महात्मा गांधी फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर ऐसे कुछ करके बादल की तरह बना दीजिए, या कोई और डिजाइन बना दीजिए ऐसे करके, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे जो भी हो आपका, या कोई बॉक्स में बना दीजिए, कोई स्क्वायर बना दीजिए। उसके बाद आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से कुछ लिखा, इसके बाद सब हेडिंग बना दीजिए इस तरीके से, जिससे कि टीचर को काफ़ी अच्छा लगे कि बच्चे में कुछ नॉलेज है, बच्चा लिखने के काबिल है, लिखने के लायक है। द स्टूडेंट इज द कैपेबल ऑफ राइटिंग, सो बाय विच टीचर कैन गिव यू गुड मार्क्स। ओके, तो आप इस तरीके से कुछ ऐसा लिखिए जिससे कि टीचर को काफ़ी अच्छा लगे। आपने एक हेडलाइन लिखी, उसके बाद आपने सब हेडिंग लिखी या अंडरलाइन किया, तो फिर टीचर को लगेगा कि बच्चे ने पढ़ रखा है। और इसके बाद क्या है, आपका जो चेकर है, जो है आपका जो चेकर है, वो जल्दी समझ भी आएगा कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, नीट एंड क्लीन लिखना है आपको। जो आपकी जो राइटिंग होगी काफ़ी क्लीन होनी चाहिए। गलतियों को जो बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक्स जो होती हैं उसको बार बार, जैसे कि ये है, इस पर बार बार अंडरलाइन लगा देते हैं ऐसे। अगर हो सकता है आपका गलत हो भी गया है तो आपको बार बार ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम आप ऐसे, ऐसा हो जाता है इस तरीके से जो लोग कर देते हैं बच्चे मिस्टेक्स, ये गलत चीज़ है। इसको ऐसा ना करके सिंपल सा एक कट लगा दीजिए अगर कुछ मिस्टेक हो भी गई है। वैसे तो आप मिस्टेक करें ही ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर हो गई है बाय मिस्टेकली तो आप छोटा सा इस तरीके से बस कट लगा दीजिए। और हाँ, फ्लूट का इस्तेमाल जितना कम हो सके एग्ज़ाम में करिए, ज़्यादा इस्तेमाल फ्लूट का ना करिए, या वाइटनर का, वो भी काफ़ी बैड इम्पैक्ट देता है। इसके बाद जो ख़राब हैंड राइटिंग होती है से मतलब अच्छे आंसर भी डल हो जाते हैं। जो आपने लिखा हुआ है उसमें पेपर में, आपने बहुत सारे फैक्ट्स लिखे, बहुत सारे तथ्य लिखे, बहुत सारे पॉइंट लिखे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स लिखी, वो एक तरीके से बेकार हो जाते हैं, उसका कोई मायने नहीं रह जाते। नंबर मिलेगा आपको, बेशक मिलेगा, जहाँ टीचर देना चाह रहा हो 5/4 वहाँ देगा आपको 4/2, तो फ़ायदा कुछ नहीं रह जाता इसका। तो आप जो राइटिंग है, राइटिंग में थोड़ा सुधार करिए, डेली थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो राइटिंग का बेशक आप लोग ख्याल रखिए, और इस तरीके की जो मार्किंग होती है, काटा पीटी, ये सब कम करिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें
टॉपिक होता है, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। इसके बिना आपका पूरा पेपर पेपर जो है करना बेकार है। आपको पता तो बहुत बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारी क्वेश्चन है, जानकारी है। आप यू आर द बुक ऑफ दीज थिंग्स, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपके पास टाइम मैनेजमेंट का कोई तरीका नहीं है। तो आपका वो सब पता होना एक तरीके से बेकार है। क्यों? क्योंकि जो आप है उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी कॉपी लिखने के माध्यम से उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो फिर आपका लिखने का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर कैसे जानेगा कि आपको ये जानकारी है, जब तक कि आप लिखोगे नहीं कॉपी में। तो आपको जो है टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। हर सेक्शन के लिए आपको टाइम फिक्स करना चाहिए। जो आपका पेपर आता है, कई सेक्शन में आता है, A B C D, इस तरीके से सेक्शन होते हैं। 3 घंटे का अगर पेपर है तो ए सेक्शन को दे दीजिए आप 75 मिनट, इसको दे दीजिए 75 इसको दे दीजिए। ये हो गया आपके 150 नंबर हो गए 150, और 150 इसमें 75 में डिवाइड कर दीजिए। और कोशिश करिए कि इतने टाइम में, इतने समय में वो हो जाए सेक्शन, नहीं तो आने वाले सेक्शन में आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो फिर ये दिक्कत का सबब बन सकता है। तो आप जो टाइम डिवाइड करें, जिन टाइप का जो आपने क्लासिफिकेशन किया है 300 का 75 में, यानी कि 75 में, तो कोशिश करिए कि इतने टाइम में हो सके वो। इसके बाद आता है, पहले जो होते हैं आपके इजी क्वेश्चन, उनको करिए ताकि आप में जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। बहुत से लोग होते हैं जो क्वेश्चन पता नहीं होता, उस सीक्वेंस के चक्कर में पहले वही कर देते हैं कि पहला है, हो सकता है उन्हें वो पता ना हो, फिर भी वो लोग पहला दूसरा इस तरीके से सीक्वेंस में करते हैं। सीक्वेंस में करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब आपको पता ना हो क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे करिए कि जो सीक्वेंस के हिसाब से ना भी करिए, जो आपको अच्छे से पता है वो करिए पहले, ताकि टीचर का इम्प्रेशन अच्छा रहे, आपका इम्प्रेशन टीचर की नज़रों में अच्छा रहे, वो ख़राब ना हो। और उन्हीं क्वेश्चन को करिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपके पास है इन क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन को करिए। इसके बाद 7 पॉइंट आता है, रिवीजन का रूल अपनाओ, यानी कि 2 बार रिवीजन करें। आपने जब पेपर कर लिया, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेपर करने के बाद आधे घंटे तक बैठे रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। तो इसका कोई बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। हो सकता है आपको नॉलेज काफ़ी अच्छी हो, लेकिन आप अपना जो आपका हाफ एन आवर बचा हुआ है उसमें आप इधर उधर मटर गश्ती कर रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें आपको जो पेपर है उसको एक बार रीचेक करिए, यानी कि उसको दोबारा से पढ़िए। हो सकता है आपने जो लिखा हो उसमें कई पॉइंट्स ऐसे हो जो मिसिंग हो, या कुछ ऐसा हो क्वेश्चन के नंबर या मार्किंग गलत हो, जो क्वेश्चन हो थर्ड आपने लिख रखा हो फर्स्ट। तो टीचर को यहाँ पे पेपर चेक करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है, नंबर कम देने के उसमें चांस रहते हैं। तो पेपर को लास्ट टाइम आप ज़रूर पढ़िए, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर ना है तो फिर कोई बात नहीं, टाइम जब हो तो उसको ज़रूर पढ़िए, जिससे कि आपको क्या क्या पता चल सकता है कि आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो सही लिखी है या गलत लिखी है, नंबरिंग जो है वो सही कर रखी है आपने या गलत है। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको लगता है कि आपने कर लिया, यू हैव डन दीज क्वेश्चंस बट यू डिडंट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने नहीं करे, उनको जो मिसिंग है, आपको लगा तो ऐसा कि आपने कर लिया, आपने टिक भी मार दिया क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन वो क्वेश्चन असल मायने में आपने नहीं किया है, आपसे डन नहीं हुआ है। इससे ये भी फायदा रहेगा कि मिसिंग क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको आप दोबारा से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है। यू हैव टाइम राइट नाउ, यू हैव हाफ एन आवर बाय विच यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन, एंड दैट विल बी गुड फॉर योर फ्यूचर। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो मिसिंग होता है उसको चेक कर लीजिए। इसके बाद आता है नोट्स और फॉर्मूला याद रखें। एग्ज़ाम से पहले जो है आपके नोट्स हैं, रिवीजन है, ये फॉर्मूलाज है, जैसे कि मैथ में फॉर्मूलाज हो गए, साइंस में कुछ केमिकल नेम हो गए या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, और एसएसटी हो गया या कोई हिस्ट्री हो गया। इन चीज़ों में आपको डेट्स को काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है, तो इनको याद करने की ज़रूरत है, ताकि एग्ज़ाम में कुछ अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें। जैसे कि यहाँ मैंने लिख भी रखा है, सब हेडिंग बना रखी है, टाइटल, जैसे कि डेट्स होता है, इनको याद रखिए, फॉर्मूलाज को याद रखिए, डेफिनेशन जैसे कि आ गया पाइथागोरस थ्योरम आ गई मैथ में, या कुछ ऐसी थ्योरम आ गई, और साइंस में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसको आप डेफिनेशन को याद रखिए, और की पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिए। इसके बाद आपका आता है आंसर लेंथ सही रखो। कई कई लोग क्या करते हैं कि पूछा गया है 200 वर्ड का, वहाँ लिखाते हैं 500 वर्ड। इससे क्या होता है, आपको आपका जैसे कि 200 वर्ड का क्वेश्चन है, आपने
500 वर्ड लिख रखा है। पहली बात ये तो ऊपर लिखा होता है क्वेश्चन में ही, और फर्स्ट पेज पे भी लिखा होता है कि ये इतने से इतने क्वेश्चन इतने वर्ड के हैं, इतने से इतने इतने वर्ड के, और साथ ही साथ क्वेश्चन में भी लिख रहा होता है कि इतने वर्ड में पर्सन का उत्तर दीजिए या इसको लिखिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा नंबर पाने के चक्कर में, जहाँ होता है 200 वर्ड का, वहाँ जहाँ होता है 200 वर्ड 200 वर्ड्स, वहाँ लिखाते हैं ये लोग 500 वर्ड। इससे क्या होता है, जो आगे पीछे के क्वेश्चन होते हैं वहाँ उसमें इनको टाइम नहीं मिल पाता, जिससे कि नंबर कट जाते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इतना लंबा लिख देंगे उसका कोई फ़ायदा रहने वाला नहीं है। लिखिए उतना ही जितने से आपको नंबर मिल सके, ज़्यादा लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और ऐसे भी बहुत से लोग जहाँ 200 का है क्वेश्चन लिखने का, वहाँ खाली 90 वर्ड्स या 100 वर्ड ही लिख के आते हैं, तो इसके भी नंबर कट जाते हैं। उनको लगता है कि क्वेश्चन एकदम मैंने सही करा, पूरा करा, लेकिन जो मेन मिस्टेक होती है वो यहीं पे होती है कि उन्होंने ढंग से नहीं करा, जितना इंस्ट्रक्शन में दिया गया था उतना नहीं करा। और जैसे कि आपका 5 मार्क्स के जो के लिए आपको 5 पॉइंट्स या एक पेज तक लिखना है। आपने जो लिखा उसको 1 2 3 या कोई डिजाइन बना के, कोई बुलेट्स के थ्रू उसको लिखिए। और 5 पॉइंट की जगह 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 5 पॉइंट में भी लिख सकते हैं या 1 पेज 1.5 पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे कम मत लिखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आपका आता है कॉन्फिडेंस और नीट एंड क्लीन, नीटनेस दोनों साथ रखें। कॉन्फिडेंस जो होता है आपको काफ़ी ऊंचाइयों बुलंदी तक ले जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति वो है जिसके पास पूरी जानकारी है, सब पता है, लेकिन कॉन्फिडेंस का अभाव है, उसके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो वो उतना कुछ प्राप्त नहीं कर सकता जितना वो कर सकता है जिसके पास जानकारी नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस है। ठीक है, लिखते समय आप क्या करें, कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा। मैं ये सोचिए मन ही मन, बेशक आपको पूरा ना पता हो, लेकिन यही सोचिए कि जितना भी सिलेबस है आपको सब पता है और जानते हैं। आप ऐसा माइंडसेट रखेंगे तो जो आपको नहीं भी पता होगा आप अंदाज़ा लगा के लिख देंगे और वो सही भी हो सकता है। तो कॉन्फिडेंट जो है हमेशा रखिए, और साथ में आपको जो धैर्य है यानी कि पेशेंस है वो भी रखना चाहिए। कॉपी में हर पेज में मार्जिन रखें, नंबरिंग सही करें। ठीक है, जैसे एक कॉपी है, ये मार्जिन इसका बीच में इतना, बहुत से क्या करते हैं यहाँ लिखने की बजाय बीच बीच में वो आगे तक की ले जाते हैं, इधर भी इधर भी, तो ये काफ़ी गलत चीज़ है, इसको ना करिए ऐसा। अगर लिखना है आपको, मार्जिन बना रहता है कॉपी में ऐसे ऐसे, इस बीच में लिखिए आपको जो भी लिखना है, और साइड में ले जाने की कोशिश मत करिए, ये गलत है ऐसे ऐसे। ठीक है, और नंबरिंग भी सही करिए, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो क्वेश्चन है वही लिखिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। जैसे कि आपने एक 12th फेल मूवी देखी होगी, जिसमें विक्रांत मैसी आपके जो थे, उन्होंने मनोज कुमार पांडे का जो किरदार है वो निभाया है। मनोज कुमार पांडे को आप बाखूबी जानते होंगे, वो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। उस मूवी में जो उनका प्रेरणा थी उससे प्रेरित करते हैं उस मूवी में। उसमें क्या हुआ था, एक वर्ड था, क्वेश्चन आया था कि टूरिज्म पे लिखना था। मनोज पांडे लिख के आ गए थे टेररिज्म पे यानी कि आतंकवाद पे। तो क्या हुआ, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था यूपीएससी में, और उस टर्न में वो आईपीएस नहीं बन पाए थे। तो ऐसा भी होता है कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इस टाइम पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी है सब पढ़ा है। कोई क्वेश्चन आता है कि कोई क्वेश्चन आया कि वहाँ पूछा गया नहीं, आपको लगा है, पूछा गया मुंबई की राजधानी इनमें से कौन सी नहीं है, आपको लगा कि मुंबई की राजधानी इनमें से कौन सी है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग पढ़ा और आपने सोचा कि पूरा यही क्वेश्चन होगा, लेकिन वहाँ पूछा गया था नहीं। तो ये क्वेश्चन जो था आपका रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। इस जगह आपको नंबर मिल सकते थे क्योंकि आपको पता था, लेकिन आपने क्या किया, आपको जो पता था वो भी नंबर आपने मार्क्स कटवा दिए। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन मेरे को पूरा पता है, ये चैप्टर मैंने पूरा पढ़ रखा है। लेकिन इस जगह जिसको नहीं पता उसने इसको ध्यान से पढ़ा और उसने इसको सही कर दिया। तो डिफरेंट क्या है इसमें, डिफरेंस क्या है कि जिसको पता था उसने नहीं करा, लेकिन जिसको नहीं पता था उसने सही कर दिया। ये इस चीज़ का भी ध्यान रखिए आप लोग। और उसके बाद हर शब्द जो है इसको समझ के लिखे, खासकर जो एक्सप्लेन होता है उसको सही से करें, डिस्क्राइब सही से करें, उसकी व्याख्या जो करें सही से समझाइए, और उसका जो डिफाइन है उसको सही से करिए। इसके बाद आपका आता है 12वां, आंसर को पॉइंट फॉर्म में लिखिए। कोशिश करिए कि जो आंसर है उसको पॉइंट टू वाइज पॉइंट लिखिए, जिससे टीचर को पढ़ने में आसानी रहती है और जो आपकी नंबर है उसमें सही से आपको मिल जाएंगे। जब टीचर आपसे पढ़ने में आपकी कॉपी आसानी उसको रहेगी तो टीचर आपको नंबर भी देगा ज़रूर। लंबे पैराग्राफ की जगह आप क्या करें, नंबर्ड पॉइंट या कुछ बुलेट्स, ये जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से, या तो आप ऐसे नंबर लिख दिए 1 2 3 4 जो भी है, इस तरीके से ऐसे 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 बिंदी लगा दीजिए, या फिर कुछ ऐसे करके बुलेट बना दीजिए गोल गोल करके ऐसे,
या फिर ऐसे करके ऐसे स्क्वायर में बना के इसके अंदर कुछ डार्क डार्क कर दीजिए, या ऐसे कुछ बना दीजिए, या स्टार करके कुछ बना दीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके से बनाइए जिससे कि टीचर को काफ़ी अच्छा लगे और आपको नंबर मिल जाए। और इस जो आपका आंसर है वो ऐसा हो कि पढ़ने में आसानी रहे, टीचर को साफ सुथरा हो। 13वां पॉइंट है आपका, एग्जाम्पल ज़रूर दो। यानी कुछ भी आप लिख रहे हो थ्योरी है, उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जरूर दीजिए जो कि आपके क्वेश्चन को आंसर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसके बाद टीचर को लगता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका, आंसर में हेडिंग और सब हेडिंग का यूज़ करें। कुछ भी लिखें, डेफिनेशन है आपकी, यहाँ पे हेडिंग लिखिए, डेफिनेशन है, फीचर है, और उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको लिखिए, और उसका जो निष्कर्ष है यानी कि कंक्लूजन है उसको लिखिए। इससे आपका जो आंसर होगा काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा, टीचर को पढ़ने में आसानी रहेगी और ज़्यादा कुछ उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 15वां, क्वेश्चन के नंबर सही लिखें। जो जैसे कि ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि क्वेश्चन है तीसरा, आपने लिख रखा है पहला, तो टीचर को जब ढूंढने में दिक्कत आएगी तो मार्क्स आपके संभवतः कटेंगे ही कटेंगे। अगर आपने इस तरीके की मिस्टेक करी तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, कटेंगे नहीं लेकिन कट सकते हैं, संभावना रहती है। नेक्स्ट, मार्जिन में कुछ मत लिखो। ये पॉइंट भी काफ़ी पहले डिस्कस हो चुका है कि मार्जिन जो था इस तरीके से, इसमें कुछ मत लिखो, साइड साइड में जो लिखना है आपको बीच में लिखिए, इससे आपको नंबर मिलेगा। इससे मार्जिन की लास्ट में लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। तो कॉपी बचाने की कोशिश मत करिए कि आपको लगेगी कि कॉपी बचेगी तो पेड़ कब कटेंगे। तो ये सही है, लेकिन ऐसी जो आपकी भावना है इस तरीके का मतलब सोचिए, जरूर सोचिए, लेकिन इस जगह पे मत सोचिए क्योंकि यहाँ आपके नंबर कट सकते हैं। आप जरूर पेड़ बचाइए और कॉपी को बचाइए, लेकिन इन जगहों पे आपके नंबर कट सकते हैं, तो फिर ऐसा कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसके बाद आपका आता है, टीचर को लगे कॉपी बहुत जो डिसिप्लिन अनुशासित तरीके से आपने कॉपी को लिखा है। नेक्स्ट आता है आपका, शॉर्ट हेड राइटिंग जो होती है से बचें। जो क्या होता है, स्पेलिंग होती है, लेटर स्पेलिंग जो होती है उसको बराबर रखें, ऊपर नीचे मत ले जाएं, इस तरीके से नीचे एकदम सीक्वेंस रहे। साफ और रीडेबल राइटिंग से टीचर को चेक करने में आसानी रहती है, कि आपने ऐसा लिखना चाहिए आपको कि जो टीचर पढ़ सके, और साफ होना चाहिए एकदम सुथरा। 18वां पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं उसको याद रखें। ये भी पहले डिस्कस हो गया है अपना पॉइंट। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको बार बार एक दो बार और डिस्कस किया गया है ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें। अभी मान लो आप भूल जाएं, पेपर के टाइम आप जब लिखने बैठे कॉपी तो आपको याद रहे ये बातें, जिससे कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं कम पता होने के बावजूद भी। मैथ और फिजिक्स ऐसी जो कॉपियाँ हैं, हिस्ट्री हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, इनमें जो आपका फार्मूलाज और डेट्स हैं उसको गलत जो होती है हुई तो मार्क्स भी कट सकते हैं। फॉर्मूलाज की गलती से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। डेट अगर गलत हुआ तो इससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में या फिजिक्स में ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उन्हें बार बार रिवाइज करें, बार बार उन्हें रटें तो क्या नहीं, याद ज़रूर करें। कोई ट्रिक्स के ज़रिए चाहे याद करें या फिर किसी और चीज़ के ज़रिए, लेकिन उन्हें याद करें। 19वां पॉइंट है आपका, आंसर शुरू करने से पहले रफ प्लान बनाएं। एक कॉपी का जो आपका लास्ट पेज है, लास्ट पेज जो है ना, पीजी जो लास्ट पेज है उसको एक रफ के तौर पे बना लीजिए। जो भी आपकी मैथ है, अगर कुछ आपको लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहाँ करिए, ना कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उस पर करेंगे तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। हो सकता है टीचर आपको देखे और नंबर भी उसके काट सकता है, लिख दे क्या पता कॉपी पे आपके मार्क्स पे लिखा हुआ था। ये चीटिंग के उसमें शामिल होता है, इस वजह से अपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ मत लिखिए। आपको जो कुछ भी लिखना है वो एक जो आंसर शीट होती है जिस पर आप लिखेंगे, उसमें लास्ट में एक रफ करके पेज बना दीजिए, उस पर हेडलाइन डाल दीजिए रफ, उसके नीचे जो भी लिखना है आपको लिखिए। और मान लो आपको कुछ क्वेश्चन है जो अभी आपको पता है, लेकिन जब पेपर लिखते टाइम एक टेंशन सी हो जाती है या ऐसा लगने लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, तो ऐसे जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट हो कि आप भूल सकते हैं, उनको रफ में ही पॉइंट उनके लिख लीजिए, बाद में उसको एक्सप्लेन कर दीजिए पॉइंट टू पॉइंट। पहले पॉइंट लिखिए, उसको ब्लैक कलर से अगर आप पॉइंट लिखेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन यानी कि एक्सप्लेन करेंगे ब्लू से, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, वो देखने में अट्रैक्टिव होगा। इस तरीके से लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। इससे जो गलतियाँ होती हैं और जो काट पीट होती है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी, इसकी जो संभावना रहेगी वो काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि आपने पहले ही पीछे लिख रखा है और वहाँ से उस पॉइंट को आप देखेंगे फिर उसको लिखेंगे। लेकिन जब आप सोचेंगे वहीं पे और फिर लिखेंगे तो यहाँ पे गलती होगी,
ज़रूर होगी गलती, क्योंकि आप पहले उसे सोच रहे हैं, फिर आपको एकदम से याद आएगा कि नहीं ये नहीं था ये था, तो फिर नंबर आपके कट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको रफ में लिखिए जिससे कि आपके नंबर ना कटें। जब आप वहाँ से देख के एक पॉइंट लिखेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, तो नंबर आपके कम कटेंगे, कटेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने कोई काटा पीटी नहीं करी है, आपने एकदम सही तरीके से लिखा है। और 20वां और लास्ट पॉइंट है आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको भी काफ़ी, उसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से भी आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि एग्ज़ाम के दौरान जो होता है आपका, कॉन्फिडेंट रहिए, यानी कि आत्मविश्वास से भरपूर रहिए। आत्मविश्वास को जो आपका है उसको समाप्त या कम ना होने दीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंट आपको काफ़ी दूर तक ले जा सकता है। उसके बाद जो बहुत से लोग होते हैं पेपर देख के उसे उन्हें पता होता है, लेकिन फिर भी वो लोग पैनिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कहीं मेरे को जो पता है वही सही है या गलत है। पता होने के बाद भी जो उन्हें पता होता है, पेपर जब सामने आता है वो भूल जाते हैं। इससे क्या होता है, नंबर जहाँ ज़्यादा आ सकते थे वो नहीं आ पाते। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान रखिए लास्ट में। और एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी कॉन्फिडेंट रहिए, पैनिक मत होइए, और जो आपका माइंड है उसको शांत रखिए, शांत एकदम रखिए, पीसफुल रहिए। तो कि जब आप शांत रहेगा आपका माइंड, तो आप कुछ ज़्यादा सोच सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच सकते हैं, यानी कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को भी सोच सकते हैं जो आपको पता ना हो। तो इसके ज़रिए आप अच्छा नंबर, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, दिमाग इससे तेज चलेगा और रिकॉल जो होगा आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इन महत्वपूर्ण ट्रिक्स को, हैक्स को दोस्तों आप याद रखिए, और एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा तरीका मालूम होगा एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाता है, किस तरीके की कॉपी लिखी जाती है, और जो टॉपर होते हैं किन तरीक़ों से, किन बिंदुओं का प्रयोग करके एग्ज़ाम में बैठते हैं, किस तरीके से कॉपी को लिखते हैं, जिसके ज़रिए उनके जो 100 में से 100 भी आ जाते हैं, 100 में से 90 95 पार हो जाते हैं, मार्क्स स्कोर हो जाता है। और लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते। उनके जो मार्क्स आते हैं 50 आउट ऑफ 100 आते हैं, परसेंटेज जो उनकी रहती है 50 के आसपास या 70 के आसपास रहती है। तो अगर आपको कुछ करना है तो इस तरीके की वीडियोस को ज़रूर देखें, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको वही, हार्ड वर्क गिव्स यू नॉलेज, स्मार्ट वर्क गिव्स यू मार्क्स। यानी कि जो आपका हार्ड वर्क होता है आपको नॉलेज तो देता है, लेकिन जो आपका स्मार्ट वर्क होता है वो आपको क्या देता है, मार्क्स देता है, नंबर्स देता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जो एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बेशक वो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लिखना होता है। तो उन लोगों के साथ इन वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का महत्व आप समझ चुके हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। क्योंकि इससे पहले किसी ने इस तरीके से यूट्यूब पे इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट 20 पॉइंट किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं कर रखे। ये पहला वीडियो होगा मेरे हिसाब से जो जिसमें आपको इतने अच्छे तरीके से क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिख सकें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को बिल्कुल ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने का एक रुपया भी नहीं लगता। और लाइक करके हमारे हौसले को बढ़ाइए, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम ला सकें। और हाँ, आपको जो भी टॉपिक, जिस भी टॉपिक पे आपको चर्चा करनी हो, डिस्कस करना हो, जिस पे आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उस टॉपिक को कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आई विल डेफिनेटली अपलोड ऑन दैट टॉपिक। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।